हम लोग आधुनिक भारत पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में हम लोगों ने जो पहला अध्याय पढ़ा, उस अध्याय का नाम था मुगल साम्राज्य में औरंगजेब के बाद जो शासक हुए, मुगल शासक हुए, और 1857 तक जो अंतिम मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर, उसके बारे में पढ़ा। सेकेंड टॉपिक था हमारा कि नवीन स्वायत्त राज्य जो 18वीं शताब्दी के राज्य थे और उस राज्यों को अंग्रेज़ों ने कैसे जीता, यह हम लोग पढ़े हैं। और हम लोगों ने यह भी पढ़ लिया कि यूरोप से भारत में जो कंपनियां आई 15वीं शताब्दी में, और उसके बाद उसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैसी अपनी समुचितता स्थापित किया और एक व्यापारिक कंपनी से भारत की एक राजनीतिक शक्ति बन गई। यह सब हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जिस टॉपिक पर पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है लॉर्ड डलहौजी का व्यक्तिगत का सिद्धांत। लॉर्ड डलहौजी का व्यक्तिगत का सिद्धांत आज ये हमारा टॉपिक है। 1848 से लेके 1856 तक 56 तक लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल था। ध्यान में रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी भारत का जो गवर्नर जनरल था वो 1848 से लेके 1848 से लेके 1856 तक था। व्यक्तिगत सिद्धांत को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सविक कहते हैं। इंग्लिश में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सविक कहते हैं। कभी पूछ लिया कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सविक पूछ लिया तो उस समय के लिए भी आप लोग तैयार रहिए कि लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सिद्धांत दिया। थोड़ा सा लॉर्ड डलहौजी के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर हम बताएंगे कि ये व्यक्तिगत का सिद्धांत क्या है। ठीक, देखिए, जब लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया तो वह चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भारतीय क्षेत्र है वो ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया जाए। और उसने आते ही जो है, एक तरह से कह सकते हैं कि भारत में साम्राज्य विस्तार में तेजी लाना शुरू कर दिया। साम्राज्य विस्तार में तेजी लाना शुरू कर दिया। वह कहता था लॉर्ड डलहौजी कि देसी राज्य, जो देसी रियासत है, वह अब कुछ समय का बात है। मतलब कहने का अर्थ कि अब इन देसी राज्यों को बहुत जल्दी जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। दूसरी तरफ उसका यह भी कहना था कि ये जो देसी राज्य है या रियासत है, ये जो है अपना शासन ठीक से नहीं कर रहे हैं, और अपना शासन ठीक से नहीं कर रहे हैं तो ब्रिटेन से जो वस्तु निर्यात होकर भारत आती है वह जो है देसी राज्यों के बाजार में उसका खपत नहीं हो पाता है। इसके कारण ब्रिटेन का जो निर्यात है वो घट रहा है। ब्रिटेन का निर्यात घट रहा है। इसलिए लॉर्ड डलहौजी का कहना था कि इन देसी राज्यों का अब ब्रिटेन में विलय कर लिया जाए। क्योंकि और यही कारण था कि लॉर्ड डलहौजी का कहना था कि देसी राज्य अब कुछ समय के लिए बचा हुआ है, अब बहुत जल्दी उसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। दूसरा बात उसका यह भी कहना था कि लॉर्ड डलहौजी का भारतीय रियासत में सही बात है कि ब्रिटेन के साम्राज्य विस्तार में सहयोगी की भूमिका निभाया है, लेकिन अब इनसे पीछा छुड़ाने में ही फायदा है। लॉर्ड डलहौजी का कहना था कि ब्रिटेन के साम्राज्य विस्तार में भारत में भारतीय शासकों ने जरूर मदद किया है, लेकिन अब इनसे छुटकारा पाना जरूरी है, क्योंकि अब इनका कोई ज़रूरत नहीं रह गया है। लॉर्ड डलहौजी इसी सब मनोभाव से प्रेरित था, और इसी मनोभाव से प्रेरित होने के लिए उसने व्यक्तिगत का सिद्धांत दिया। और साम्राज्य विस्तार को, भारत में साम्राज्य विस्तार को व्यक्तिगत का सिद्धांत का प्रयोग लॉर्ड डलहौजी ने एक हथियार के रूप में किया। देखिए, व्यक्तिगत का सिद्धांत है कुछ नहीं, जो भी यहाँ का जो देसी राज्य है, भारतीय रियासत है, उसको जो है गोद लेने अगर पैतृक वारिश नहीं है तो वह उस राज्य को ब्रिटेन साम्राज्य अपने राज्य में मिला लेगा। उस राज्य को ब्रिटेन साम्राज्य जो है अपने राज्य में मिला लेगा। यही था
डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो लॉर्ड डलहौजी ने दिया था। लॉर्ड डलहौजी ने जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स साम्राज्य विस्तार के लिए जो नीति बनाया, उसके तहत राज्यों को 3 भाग में बांटा। उसके तहत राज्यों को 3 भाग में बांटा। लॉर्ड डलहौजी ने राज्यों को गोद लेने का अधिकार संबंधित है या नहीं है, उस संबंध में 3 जो है वो 3 प्रकार की रियासतों का वर्गीकरण किया। भारतीय रियासतों का पहला रियासत उसने कहा कि जिन रियासतों का उदय ब्रिटेन के सहयोग से हुआ है, ब्रिटेन के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहयोग से हुआ है, ब्रिटेन के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहयोग से हुआ है, उन राज्यों को गोद लेने का अधिकार नहीं है। बात को समझिएगा। लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय रियासतों को 3 भाग में बांटा और कहा कि जिन रियासतों का जन्म ब्रिटेन के सहयोग से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हुआ है, उन राज्यों को अगर पैतृक वारिश नहीं है तो गोद लेने का अधिकार नहीं है। पहला नियम। दूसरा नियम इसने लाया कि जो भी अधीनस्थ राज्य है, ब्रिटेन के जो भारत में अधीनस्थ राज्य हैं, वह गोद ले सकते हैं, लेकिन गोद लेने से पहले उनको ब्रिटेन के प्रशासक से पूछना होगा। और फिर तीसरे प्रकार के भारतीय रियासत थे जिन्हें गोद लेने के अधिकार को मान्यता दे दिया गया। तो यही था लॉर्ड डलहौजी का व्यक्तिगत सिद्धांत के अनुसार 3 प्रकार के राज्यों का उसने निर्माण किया। लेकिन और इस सिद्धांत के आधार पर उसने जो सबसे पहले मिलाया वो 1848 में सतारा का राज मिलाया। सतारा जो 1848 में 1848 में लॉर्ड डलहौजी ने व्यक्तिगत के सिद्धांत के आधार पर सतारा को मिलाया। सतारा राज्य, जब मैंने तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध पढ़ाया था तो आपको मैंने बताया था कि अंतिम मराठा जो पेशवा थे बाजीराव द्वितीय, उनको कानपुर के पास बिठूर में 18 लाख पेंशन देकर लॉर्ड हेस्टिंग्स ने भेज दिया। लेकिन उसने क्या किया, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 1818 में सतारा में एक छोटा सा राज्य का निर्माण किया, मराठा राज्य का निर्माण किया, और वह राज्य में जो शिवाजी के वंशज थे उन्हीं को फिर से वहां पर बैठा दिया। और उसी के वही जो सतारा का राज था, मराठा का जो सतारा राज था, जिसके साथ लॉर्ड हेस्टिंग्स से संधि करके वहां पर एक शिवाजी के वंशज को बैठाया था, उसको 1848 में लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। उसके बाद है जैतपुर और संभलपुर। जैतपुर और संभलपुर, इन राज्यों को भी व्यक्तिगत के सिद्धांत के आधार पर 1849 में लॉर्ड डलहौजी ने मिलाया। बघाट को लॉर्ड डलहौजी ने 1850 में मिला लिया। फिर उदयपुर को लॉर्ड डलहौजी ने 1852 में मिला लिया। झांसी, ये सभी राज्य जो है व्यक्तिगत के सिद्धांत के आधार पर मिले हैं। झांसी को 1853 में मिलाया गया। किसी किसी किताब में 1854 भी मिलता है, लेकिन अधिकांशतः 1853 ही है और 1853 ही मान्य है। और नागपुर सबसे अंतिम में मिला है 1854 में। व्यक्तिगत के सिद्धांतों के आधार पर लॉर्ड डलहौजी ने इन राज्यों को मिला लिया। 1848 में सबसे पहले सतारा, जो शिवाजी के वंशज थे, जिसको लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 1818 में सतारा में फिर से स्थापित किया था, और बाजीराव द्वितीय को जो पूना के पेशवा थे उनको कानपुर के पास बिठूर भेज दिया था पेंशन पर। सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी ने सतारा को मिलाया। 1849 में जैतपुर और संभलपुर को मिलाया। 1850 में बघाट को मिलाया। 1852 में उदयपुर को मिलाया। झांसी को 1853 में और नागपुर को 1854 में। इन राज्यों को लॉर्ड डलहौजी ने व्यक्तिगत के सिद्धांत पर आधार पर मिला लिया। अब यह है कि सिद्धांत का आलोचना किया जाता है। इस सिद्धांत का आलोचना किया जाता है। आलोचना का पहला कारण यह है कि लॉर्ड डलहौजी इन राज्यों को 3 भाग में बांटा। आखिर वो बांटने वाला कौन था? क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी भारत में मुगल प्रभुसत्ता था और ये सारे राज्य कहीं ना कहीं मुगल साम्राज्य के ही अंतर्गत आते थे और वो मुगल प्रभुत्व के थे। तो मुगल प्रभुत्व अभी था,
अभी ब्रिटिश प्रभुत्व स्थापित नहीं हुआ था, तो लॉर्ड डलहौजी किस आधार पर इन राज्यों को 3 भाग में बांट दिया? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि देशी राज्य गोद लेने का जो अधिकार है, गोद लेने का अधिकार है, वह हमारे यहाँ एक धार्मिक अधिकार भी है और कानूनी अधिकार भी है, जो प्राचीन काल से चला रहा है। और इस पर कोई हस्तक्षेप करना लॉर्ड डलहौजी किस नैतिक दायित्व से उसने इस राज्यों के इस अधिकार पर कुठाराघात किया, गोद लेने के अधिकार पर, क्योंकि यह धार्मिक और कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त था। तीसरा है कि 1857 का जो विद्रोह हुआ, उसका एक बहुत बड़ा कारण यही जो है लॉर्ड डलहौजी का जो व्यक्तिगत का सिद्धांत था, जिस सिद्धांत के आधार पर लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय रियासतों को जो है ब्रिटेन के साम्राज्य में विलय किया। इसी के कारण 1857 का विद्रोह हुआ। और जब 1857 का विद्रोह समाप्त हुआ तो सबसे पहला काम यही किया गया कि देशी रियासतों को ब्रिटेन के साम्राज्य में जो मिलाने की नीति थी वह त्याग दिया गया, वह सबसे पहले त्याग दिया गया। और दूसरा यह इंपॉर्टेंट काम किया गया कि भारतीय रियासतों को कहा गया कि आप अगर गोद लेने का अधिकार, उनको फिर से वापस कर दिया गया। तो यही है लॉर्ड डलहौजी का व्यक्तिगत का सिद्धांत। लॉर्ड डलहौजी बहुत ही प्रखर साम्राज्यवादी था और इसने क्या किया, और भी कुछ काम किया जो मैं आपको 1-2 बात और बताना चाहता हूँ। पहला यह कि कर्नाटक का नवाब था, सूरत का नवाब था और तंजौर का नवाब था। इन सारे नवाबों से सम्राट का पदवी जो था छीन लिया। कर्नाटक, सूरत और तंजौर के नवाब से लॉर्ड डलहौजी ने सम्राट की पदवी छीन लिया। एक तो इंपॉर्टेंट बात यह। दूसरा बात यह कि जो थर्ड मराठा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, तो इस युद्ध के बाद जो है पेशवा जो बाजीराव द्वितीय को कानपुर के पास बिठूर में भेज दिया गया था। उनकी मृत्यु हो गई 1853 में। तो लॉर्ड डलहौजी ने कहा कि नहीं, अब जो है जो उनका दत्तक पुत्र है नाना साहब, न उनको पेंशन दिया जाएगा और न ही जो है उनको कानपुर के पास जो बिठूर में बैठाया गया है राजा बना के, वो भी नहीं बनाया जाएगा। यह लॉर्ड डलहौजी ने साफ साफ घोषणा कर दिया। यह सब जो है लॉर्ड डलहौजी ने जो है अपने व्यक्तिगत के सिद्धांत के आधार पर ही किया। लेकिन एक यहाँ पर मेरा क्वेश्चन यह है कि अवध का विलय आखिर लॉर्ड डलहौजी ने किस आधार पर किया? अवध का विलय लॉर्ड डलहौजी ने आखिर किस आधार पर किया, क्वेश्चन है। और यह मैं अवध पढ़ाते समय चर्चा कर चुका हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा मैं डेप्थ में नहीं जाऊँगा। अवध का राज्य जो था बक्सर के युद्ध के बाद ही जो था वो सहयोगी भी था अंग्रेजों का, आज्ञाकारी भी था और सहयोगी भी था। अवध का राज्य आज्ञाकारी भी था बक्सर के युद्ध के बाद। और थर्ड पॉइंट कि इसके पास अपना वंशज था, बहुत सारे वंशज थे, उत्तराधिकारी बहुत सारे थे। तो इसको जो है व्यक्तिगत के सिद्धांत के आधार पर नहीं मिलाया जा सकता था अवध को, क्योंकि अवध के पास अपने विधिक वारिस थे। तो बहाना लगाया गया कि कुशासन का आरोप, कि अवध में कुशासन है, और बार बार कहने पर भी अवध का नवाब शासन व्यवस्था को ठीक से नहीं संभाल पा रहा है। इसी आधार पर अवध कुशासन के आरोप पर 1856 में जो है अवध का भी विलय लॉर्ड डलहौजी ने कर लिया। एक तो बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ मैं और कहना हूँ कि लॉर्ड डलहौजी का इंटेंशन ही था कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिटिश साम्राज्य में भारतीय प्रदेशों को मिलाना, क्योंकि 1853 में अगर हम देखते हैं एक चीज़ लॉर्ड डलहौजी ने और किया कि निजाम से बरार का क्षेत्र छीन लिया। बरार में जो था कपास उत्पादक क्षेत्र था। बरार क्या था? कपास उत्पादक क्षेत्र था। और ये कपास उत्पादक क्षेत्र जो था मैनचेस्टर और लंकाशायर जो इंग्लैंड में औद्योगिक केंद्र थे, उनके लिए सूती वस्त्र निर्माण के लिए कच्चा माल था। मतलब कहने का अर्थ कि लॉर्ड डलहौजी का व्यक्तिगत का सिद्धांत हो या कुशासन का जो आरोप हो, ये सभी बस इसी दृष्टिकोण से थे कि 1813 में जो मुक्त व्यापार की नीति जो शुरू हुई थी, और उसके लिए भारत से ज़्यादा कच्चा माल चाहिए था, और भारत को ब्रिटेन की वस्तुओं के लिए जो है ब्रिटेन के निर्यात को बढ़ाना था। तो उसके लिए जो है लॉर्ड डलहौजी ने इसी सब दृष्टिकोण से रखते हुए यह सब काम किया। यही है लॉर्ड डलहौजी का जो है आप कह सकते हैं कि व्यक्तिगत का सिद्धांत है,
कुशासन के आरोप के बारे में मैंने कुछ बता दिया, और लॉर्ड डलहौजी ने ये सब क्यों किया यह सब मैं आपको क्लियर कर दिया। इस प्रकार से लॉर्ड डलहौजी का व्यवगत का सिद्धांत समाप्त हो गया, और इससे प्रश्न प्रायः आते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। प्रश्न जो है, क्वेश्चंस जो है लॉर्ड डलहौजी के व्यवगत सिद्धांत से प्रायः आते हैं। जब 1857 का विद्रोह समाप्त हो गया, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी का 1856 में लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल बनकर भारत से वापस चला गया, और फिर उनके जगह पर लॉर्ड कैनिंग आए थे, तो उनको तुरंत ही भारत में विद्रोह का सामना 1857 के विद्रोह का सामना करना पड़ा। तो 1818 में महारानी विक्टोरिया ने जो घोषणा किया, तो सबसे पहली घोषणा यही किया कि भारतीय रियासतों को अब ब्रिटेन के साम्राज्य में नहीं मिलाया जाए भारतीय रियासतों को ब्रिटेन के साम्राज्य में नहीं मिलाया जाएगा, और ब्रिटेन के साम्राज्य में नहीं मिलाया जाएगा, और न कुशासन के आरोप में जो है ब्रिटेन के भारतीय रियासतों को मिलाया जाएगा। अगर पैतृक वंशज नहीं है तो उस आधार पर भी जो है दत्तक पुत्र, दत्तक वारिस लेने का अधिकार दिया गया भारतीय रियासतों को। एक चीज़ और, जो मैं मैसूर पढ़ाते समय एक चीज़ में मैं गलती बोल दिया हूँ, उसको मैं आज चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा ठीक कर दूँ। मैंने बताया था कि लॉर्ड विलियम बेंटिक लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो है 1834 में मैसूर को कुशासन के आरोप में ब्रिटेन के साम्राज्य में मिला लिया। मैंने आपको बताया था, लेकिन सॉरी, मैसूर जो है 1831 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कुशासन के आरोप में ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था, क्लियर। और 1834 में कुशासन के आरोप पर कुर्ग और कछार को मिलाया था। फिर से बात को समझ लीजिएगा, मैंने मैसूर पढ़ाते समय या कैसे मैसूर को अंग्रेजों ने ब्रिटेन के साम्राज्य में मिलाया, ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया, उस पढ़ाते समय लास्ट में मैंने ये कह दिया था कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कुशासन का आरोप लगाकर 1834 में मैसूर को ब्रिटेन के साम्राज्य में मिला लिया, लेकिन वह गलत है। 1831 में मैसूर को कुशासन का आरोप लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाकर ब्रिटेन के साम्राज्य में मिलाया था। दूसरा बात, 1834 में कुर्ग और कछार को लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कुशासन का आरोप लगाकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य कहिए इसको तो ज़्यादा अच्छा है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। आप लोग वीडियो को कमेंट कीजिए। अगर आप लोग को कोई भी चीज़ का समस्या हो रहा है, परेशानी हो रही है, तो कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ लिखिए। उम्मीद है ये वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। धन्यवाद।